छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने एस्मा तो लगा दिया, लेकिन चेतावनी के 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे जहां प्रदर्शनकारी पटवारियों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरे संगठनों को भी आंदोलन का बल मिल गया है। राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले 15 मई से जारी हड़ताल से कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। इससे युवाओं की नौकरी, आम जनता के रोजमर्रा के काम और भत्ते से संबंधित कोई भी काम प्रभावित हो पा रहे हैं और हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने और रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। एस्मा लगाए जाने के बावजूद पटवारियों की जगह सरकार ही बैकफुट पर आ गई है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने एस्मा के बावजूद पटवारियों को काम पर लौटने के लिए विवश करने की जगह अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की है। अब शिक्षण सत्र चालू होने और रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र प्राप्त की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और हमारे साथ टीवी 24 से आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी भी मौजूद है स्टूडियो में, जिन पर हम चर्चा करेंगे सिलसिलेवार सभी खबरों पर। सिकंदर जी, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार 15 मई से हड़ताल जारी है पटवारियों की, अब 1 महीना होने को आ रहा है। पहले सरकार ने ये व्यवस्था की तहसीलदार और नायब तहसीलदार पटवारियों की जगह काम करेंगे, लेकिन वो व्यवस्था भी मूर्त रूप नहीं ले पाई। इस बीच पटवारी एस्मा लगने के बावजूद अपनी मांगों के साथ हठधर्मिता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी बैकफुट पर आने को वो तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं एक जिद कहा जाए पटवारियों की, सिकंदर जी, की 8 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। इस तरह की चेतावनी वो सरकार को दे रहे हैं और सरकार है कि अस्थायी व्यवस्था कर रही है। क्या आपको लगता है कि अब ये जो विषय है वो आगे चलकर पटवारियों की वजह से और बढ़ सकता है? पटवारियों का आंदोलन 15 मई से चल रहा है, ये ठीक बात है। करीब आज की तारीख में 4500 पटवारी जो है हड़ताल पर है। हालांकि एक गुट और है पटवारी का, करीब 750 753 के आसपास पटवारी हैं जो हड़ताल पर नहीं हैं। और पटवारियों की हड़ताल के कारण अभी लगभग 1.5 लाख काम पेंडिंग पड़ गए हैं इस पौन महीने में, करीब समझ लीजिए। तो इसके कारण जो समस्याएं आ रही हैं वो नियुक्ति, भर्ती, नामांकन, ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें बड़ी समस्या आ रही है। मुझे लगता है कि जो एस्मा लगाने का विचार सरकार ने लाया वो इसी को देखते हुए लाया कि इससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पटवारियों की मांग अपनी जगह है, लेकिन जनहित की कीमत पर किसी मांग और किसी आंदोलन को समर्थन नहीं किया जा सकता है। अब जिस प्रकार से एस्मा लगाने के बावजूद पटवारी अपने काम पर नहीं लौट रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि उनको न एस्मा का डर है, न सरकार का डर है, न प्रशासन के कदमों का डर है। अगर सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती है या एस्मा के तहत गिरफ्तारी नहीं होती है, आंदोलन नहीं खत्म होते हैं, तो इससे दूसरे संगठनों को भी बल मिलेगा, वो भी हावी होंगे। अभी कई संगठनों ने ऐलान कर रखा है कि वो प्रदर्शन करेंगे। आज ही की बात है, एक महारैली का आयोजन किया कई संगठनों ने मिलकर। हो सकता है पटवारी उसके साथ शामिल हो जाएं ताकि इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जा सकते, बड़ा समर्थन। चूँकि एक तरह की मांग है और उन मांगों के समर्थन में वो भी आंदोलन में है, अपनी मांगों के समर्थन में ये भी आंदोलन में है, तो ये बड़ा आंदोलन करने की। दूसरी तरफ है, चुनाव का वर्ष है, आंदोलनों का दौर है और प्रदर्शन का दौर है, मांगों का दौर है। अब इस दौर के बीच में सरकार गई है फंस। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। सरकार जो है वो देख रही है कि अब इस आंदोलन को जो भी कर्मचारी संगठन सामने आ रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, वे सब के सब लामबंद हो गए हैं और बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी हो गई है। यही काम आज से 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के, और बीजेपी के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री, तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल सभी मंचों पे जाया करते थे और वादा करते थे कि वो सरकार बनेगी तो उनके साथ होंगे। अब स्थिति उल्टी, जैसे नाव पे गाड़ी और या गाड़ी पे नाव, समय समय की बात है। अब बात उल्टी हो गई है। अब सरकार में भूपेश बघेल जी हैं और विपक्ष में भाजपा है, तो जाहिर सी बात है कि
कि भाजपा इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेगी और जितना ज़्यादा कर्मचारियों का दमन होगा और बीजेपी जितनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी होगी उतना ही ज़्यादा नुकसान होता चला जाएगा। ये सरकार को उसका नुकसान होगा, ये वोट का नुकसान है, सीधे सीधी बात है। चुनाव वोट पे लड़े जाते हैं, जितना % वोट जिसको मिलेगा, जितना अधिक वोट शेयर इकट्ठा कर सकेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। सरकार के समक्ष जो है अब खड़ी हो गई है सांप चुचुंदर जैसी स्थिति। अब सांप अगर चुचुंदर को निगल लेता है तो वो उसके पेट फूल जाएंगे और इतना फूल जाएंगे कि उसकी मौत हो जाएगी, और अगर छोड़ देता है तो वो अंधा होने का खतरा है। तो सरकार के सामने स्थिति ये है कि अगर उनकी मांगें मान ली जाए पटवारियों की या दूसरे कर्मचारी संगठनों की, तो सरकार बैकफुट पर खड़ी मानी जाएगी, सरकार झुकी हुई मानी जाएगी और पटवारियों की जीत मानी जाएगी। और अगर नहीं मानती है तो भाजपा के साथ उनके जाने का खतरा बन रहा है, उनके परिवार के समाज का। तो ये बहुत ही अजीब स्थिति सी है। पटवारियों के आंदोलन को कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है, उनकी अपनी मांग हो सकती हैं, लेकिन क्या जनहित के काम पर अब सरकार ने जिस प्रकार के विकल्प की अस्थायी व्यवस्था कर दी कि आप जो है जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये आप अभी ना भी जमा करेंगे लेकिन कभी तो जमा करना होगा। अब आज की तारीख में करीब 1.5 लाख काम पेंडिंग है, अगर वो शुरू भी हो जाएगा तो उसको होते होते टाइम लगेगा। फिर जिन लोगों को ये सुविधा दी गई है अस्थायी रूप से कि आपको जो है ये अभी नहीं जमा करना है, इससे के बिना भी काम हो जाएगा, आपका नामांकन हो जाएगी, आपकी भर्ती हो जाएगी और नियुक्ति भी प्रक्रिया भी चल पड़ेगी, लेकिन क्या भविष्य में उनको जमा नहीं करना पड़ेगा? अब जब जमा करना पड़ेगा तो फिर उनको उतनी ही परेशानी होगी। अब उस समय अगर ट्रेनिंग का दौर होगा, नामांकन के बाद अगर पढ़ाई का दौर होगा, अगर भर्ती प्रक्रिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या उस समय क्या होगा? उस समय लोग पटवारियों के दफ्तर के चक्कर लगाएंगे या अपने कामों को देखेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। सरकार जब तक कुछ न कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है और पटवारियों के आंदोलन को ख़त्म करके उनकी व्यवस्था नहीं कर सकती है, या तो दूसरा उपाय है कि पटवारियों को बैकफुट पर अगर खड़ा करना है तो सरकार फिर जो है नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को जो आईडी दी है, जो पटवारियों का काम करते हैं, उनसे सख्ती से काम ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि पटवारियों को इन लोगों ने मौन समर्थन दे रखा है। तो इससे लग रहा है कि सरकार की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, न पटवारी सुन रहे हैं, न तहसीलदार सुन रहे हैं, न नायब तहसीलदार सुन रहे हैं। तो इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। इससे माहौल बाजार में ये जा रहा है कि भूपेश बघेल की सरकार काम नहीं कर पा रही है या इनको नियंत्रित नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो परेशानी आप ढकना चाह रहे हैं वो तो कल फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि मात्र 3 महीने बाद जो है मुझे लगता है कि घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब तो बहुत सारे काम ठप हो जाएंगे। तो जो जनहित के काम है, जो वादे सरकार कर रही है, उसे कैसे पूरा करेगी और फिर उसे वोट बैंक में कैसे तब्दील करेगी, एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने आ रही है। देखना होगा कि इस समस्या का समाधान क्या और कब तक निकल पाता है। बढ़ते आगे खबरों की खबर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईसाई आदिवासी महासभा ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका मकसद डिलिस्टिंग की उठ रही मांगों को निरस्त करना था। इस दौरान जिला प्रशासन के अफसरों को ईसाई आदिवासी महासभा के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि ईसाई बनने के बाद राजनीति, धार्मिक और सामाजिक समानता मिली। उन्होंने कहा कि आदिवासी ईसाई धर्म को मानने लगे और चर्च जाने लगे, मगर धर्मांतरण नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इसके आधिकारिक आंकड़े पेश किए जाने चाहिए। इसकी पूरी प्रक्रिया है, दस्तावेज बनते हैं। हाँ, ईसाई समुदाय की संख्या बढ़ी है, इसलिए चर्च बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि हम डिलिस्टिंग की मांग को खारिज करने, उसके विरोध में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि अगर कोई आदिवासी ईसाई या इस्लाम धर्म को मानने लगे तो उसे डिलिस्ट यानी आरक्षण संबंधित सुविधा से अलग कर दिया जाए। अगर हमारे खिलाफ डिलिस्टिंग की जाती है तो इसका प्रभाव चुनावों में देखने को मिलेगा। उधर धर्मांतरण के मामले में अब जनजाति समाज सक्रिय हो गया है। रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा डिलिस्टिंग की मांग को लेकर आंदोलन और महारैली भी हो चुकी है। सिकंदर जी, एक समय था जब आदिवासियों को काफी ज्यादा जो है वो धर्मांतरित करके दूसरे समुदाय में लाया जाता था। इसका विरोध आदिवासी समाज ही करता था, लेकिन अब समाज का एक तमगा ऐसा भी सामने आ गया जो ये कह रहा है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दूसरा धर्म कबूल करता है तो उसे जो
शासन के अनुरूप योजनाओं का लाभ मिलता है उससे बाहर नहीं करना चाहिए। और खासकर अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा किया जाता है, जबरदस्ती अगर ऐसा कदम उठाया जाता है, तो इसका जो प्रभाव है वो आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साजिश है जी। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी सबसे बड़ा वोट बैंक या आबादी है, दोनों ही चीज़ें हैं। यही कारण है कि यहाँ की एक आबादी को, जो आदिवासी जिसे कहते हैं, उनको प्रभावित करने का काम, उनके धर्मांतरण का काम बड़ी तेज़ी से किया गया। बात आंकड़ों की अगर आती है कि इसके आंकड़े क्यों नहीं हैं, तो जब से ये सबसे खतरनाक स्थिति ये पैदा हुई है कि अब कोई व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है तो अपने नाम नहीं बदलता है, वो अपना नाम वही रखता है। जब कोई व्यक्ति ईसाई बनता है, जहाँ तक देश भर में ऐसी व्यवस्था है, तो वो अपने नाम के साथ मसीही शब्द लगाता है। लेकिन अब कोई ईसाई मंडावी कैसे हो सकता है, मरकाम कैसे हो सकता है, उरांव कैसे हो सकता है, ये भी सोचने की बात है। फिर उनका मत अगर उन्होंने परिवर्तन कर लिया है, अगर वो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश है कि एक तरफ ईसाई बन भी जाएं और ईसाई मिशनरियों से मिलने वाले फ़ायदे को भी लिया जाए, और दूसरा आदिवासी के नाम पर मिलने वाले आरक्षण का भी लाभ लिया जाए। तो जब आप आदिवासी नहीं रहे, चूँकि जो धर्म परिवर्तन किया गया उसके पीछे सीधा सीधी लॉजिक ये था, और आज खुले मंच से रायपुर में कहा गया कि उन्हें समानता का अधिकार मिल गया। इसका मतलब वो मानते हैं कि बतौर आदिवासी उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उन्हें समाज में महत्व नहीं मिल रहा था। तो अगर ईसाई बनने के बाद उनको महत्व मिलने लगा है, तो फिर इस ईसाई ही रहे, फिर उनको आदिवासी क्यों कहा जाए? तो जब आदिवासी का हक चाहिए तो फिर उनको धर्मांतरण से हटना पड़ेगा। ये टकराव बहुत दिनों से चल रहा है। अब मज़ेदार बात यह है कि जिस मंच से आदिवासियों के आरक्षण की बात कही गई, वो दो बातें कह रहे हैं। वो पहली बात ये कहते हैं कि आदिवासी स्वयं जो है ईसाई बन रहे हैं, चलो मान लिया मैंने। फिर वो कहते हैं कि वो खुद ही चर्च जा रहे हैं, ये भी बात मान लिया जाए। लेकिन उसके बाद की जो बात है वो कहते हैं कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो आंकड़े प्रस्तुत किए जाए। बस यही सबसे बड़ा टेक्निकल खेल है, क्योंकि जो साजिश रची गई है उसके अंदर साफ कहा गया है कि आपको कोई नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप सामान्य रूप में जैसे रह रहे हो वैसे रहो। किसी को ये पता ना चले कि आप आदिवासी से आप ईसाई बन गए हो, लेकिन आप आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियां उखाड़ कर कैलेंडर पर जो भी तस्वीर पूजा करते हो उसको बंद कर दो और केवल रविवार को चर्च में आओ, तो फिर आप आदिवासी रहे कहाँ? क्योंकि आपने परंपरा छोड़ दी। ये बात खुद आदिवासी सम्मेलन में कही जा रही है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आदिवासी संख्या बढ़ेगी तो चर्च भी बढ़ेंगे। तो ये जब संख्या बढ़ रही है तो फिर लिस्टिंग में क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो रिकॉर्ड करा रहे हैं? क्यों नहीं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है? ये दूसरी चिंता की बात है। इसी तरह से आदिवासियों के अधिकार की जब बात आती है कि आदिवासियों को अधिकार मिले, तो ये तब तक मिल सकता है जब तक हो। तो यही कारण है कि एक साजिशन ये काम अब तक कहा गया था कि आदिवासी मान लिया स्वयं हो रहे थे, आदिवासी बन रहे हैं, तो और डिलिस्टिंग की अगर मांग हो रही है, जो लोग मूल रूप से आदिवासी बने हुए हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी परंपरा को न छोड़ें, अगर वो ये मांग करते हैं कि इनको आरक्षण की सुविधा न मिले, तो वो फिर गलत कहाँ है? आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से जो ये सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में कहीं ना कहीं ये बात साफ थी कि एक तरफ से धर्मांतरण को इससे बढ़ावा मिले, मैंने दोहरे लाभ को मिलता रहे, और दूसरी तरफ जो है सरकार को ब्लैकमेल। अब ब्लैकमेल कौन होगा इसके अंदर कि वोट पर हम चुनाव में इसका असर देखेगा? सीधा सीधी बात है, जो धर्मांतरण को समर्थन करेगा उनको मिलेगा, जो धर्मांतरण का विरोध करेगा उनका वोट उनको नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव तो वोट वैसे भी वो उसी को देंगे जो धर्मांतरण में उनका सहयोगी है, और जो नहीं सहयोगी है वो एक वोट बैंक के रूप में राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी इलाकों में जनजातीय चेतना मंच और सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, दो समाज मिलकर इसके खिलाफ अभियान चला रहा है। अभी आज ही रायपुर के VIP रोड पर इसको लेकर रैली हुई है
कि ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि हम आदिवासी ईसाई, ये आदिवासी ईसाई कैसे होता है? ईसाई ईसाई होगा, आदिवासी आदिवासी होगा, और उसके डिलिस्टिंग की मांग का वो विरोध कर रहे हैं। उसके विरुद्ध आज वीआईपी रोड पर रैली हुई है। उन्होंने कहा है कि या तो वो आदिवासी रहे या ये ईसाई रहे, ये उनको तय करना पड़ेगा। ये दोहरे मापदंड में काम नहीं चल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि अब सरकार को से लेकर प्रशासन को भी चाहिए कि अगर चर्चों की संख्या बढ़ी है, अगर जो है ईसाइयों की संख्या बढ़ी है, तो फिर उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए, उनके आंकड़े आने चाहिए। इसका मतलब है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है पूरे शासन में, और प्रशासन इस बात के आंकड़े को छुपा रहा है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने कल को सम्मेलन करके ये साफ कर दिया है कि ईसाइयों की संख्या बढ़ी है और ईसाई आदिवासी हैं। तो इसका मतलब है कि प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए अपने अपने ज़िलों में ऐसे लोगों की पहचान करके उनको ईसाई की सूची में डालना चाहिए। अन्यथा इस आंकड़ों के खेल में राजनीति चलती रहेगी, लोग रोटी सेकते रहेंगे। बिल्कुल। बढ़ते आगे और बात करेंगे खबरों की खबर में आज की तीसरी खबर की। पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मारने के बाद अत्यधिक व्यथित थे। वो जानते थे कि इसके बाद वो नहीं बचेंगे और उन्हें फांसी हो जाएगी। उसके बाद भी उन्होंने उसे मारा। उन्होंने ये बातें रायपुर के विधानसभा रोड स्थित स्वर्णभूमि में कही। उन्होंने कहा कि गोडसे की प्रतिबंधित किताब उनके पास वृंदावन और पुरी में है। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी बोलता है तो कुछ सहमत होते हैं, कुछ असहमत होते हैं। गोडसे के वक्तव्य की 70 पृष्ठों में लगभग पुस्तक है, उसे पढ़िए। गोडसे ने जो वक्तव्य दिया बहुत मार्मिक है। उन्होंने लिखा था, अपनी मौत को स्वीकार करके ही गांधी जी को मारने जा रहा हूं या मैंने मारा, फांसी की सजा से पहले। क्या वेदना थी उसे समझिए। हालांकि गोडसे ने कभी अपने उठाए कदम को सही नहीं कहा। गोडसे के विचार से मुझे सहमत या असहमत मत मानिए। गोडसे जी की वेदना क्या थी, उनकी पुस्तक को पढ़िए जो प्रतिबंधित है। किसी पुस्तकालय में हो तो पढ़िए। किताब में गोडसे ने लिखा है कि अगर महात्मा गांधी को नहीं मारते तो उस व्यक्ति की कूटनीति चली जाती। देश के लिए उनका ज्यादा समय तक जीवित रहना सही नहीं होता। अपने किताब में गोडसे ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि देश की व्यवस्था अत्यंत ही खराब हो रही थी, इसके चलते ही उन्होंने गांधी को मारा। शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिस समय मैंने गांधी को मारने का विचार किया उस समय मैंने मान लिया कि मैं मर गया। स्वयं कहा था मैं मारा ही जाऊंगा, फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन मैंने यूं मारा, इसलिए मारा। उस व्यक्ति की कूटनीति चल जाती, उस अधिक समय तक जीवित रहते तो भारत का अस्तित्व सिद्ध होता न आदर्श। आप भी सहमत है सर? हाँ, आप भी सहमत? आप असहमत हैं क्या? पहले तो ग्रंथ पढ़िए। भाई हम पत्रकार भी रहे बिना मैथिली, हम तो फांस नहीं सकते। सिकंदर जी, शंकराचार्य निश्चित रूप से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से राजनीति में भी गोडसे का मामला गरमाया हुआ है, लगातार इस पर बयान आ रहे हैं, उस बीच इनका ये बयान किस तरह से इसे समझा जाए? शंकराचार्य ने जो बयान दिए हैं उसमें दो बातें पहले ही उन्होंने कह दी हैं कि किसी के किसी कथन से हम सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता है हमें जी। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो इसके साथ ये भी स्वतंत्रता है कि आप उसको माने या ना माने। अपने संबंध में भी उन्होंने कहा है कि ये हमारा कोई मत है ऐसा मत मानिए। जो कुछ भी आपको मानना है उन्होंने गोडसे की किताब पढ़ने के लिए कहा है। अब गोडसे ने खुद तो कोई किताब लिखी नहीं थी, और हुआ ये था कि नाथूराम गोडसे को जब फांसी हो गई और उनके भाई गोपाल गोडसे, इनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा हुई। जब आजीवन कारावास की सज़ा पूरी करके गोपाल गोडसे बाहर आए तो उन्होंने अपने जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी। दो पुस्तक उन्होंने लिखी, गांधीवध क्यों और गांधीवध और मैं। ये दो पुस्तकें हैं जिसको तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसे कहा कि इससे गोडसे महिमा मंडित होंगे। तो ये ऐसे था कि आग पे आपने घास डाल दिया है कि ये नहीं अब तो ख़त्म हो गया, आग बुझ गई। ऐसा नहीं होता है। अगर उसी समय किताब भी फ्री होती तो शायद मुझे लगता है अब तक ये विषय न उठा होता, ये ख़त्म हो गया होता। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जब भी दबाने की कोशिश करेंगे तो वो उठेगा।
न्यूटन ने भी कहा है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। तो आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा प्रेसिस्ट करेंगे, दबाएंगे, वो उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और निकलने की कोशिश करेगा। आप नदियों की धार को देख लीजिए, अगर आप उसके बांधने की कोशिश करते हैं तो दूसरे तटबंध की तोड़ता है, वो दूसरे तरफ से निकलता है। तो ये सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो गोडसे की वो विचारधारा जो किताबों में लिखी गई, गांधीबद्ध क्यों और गांधीबद्ध मैं, इन दोनों किताबों को मैंने पढ़ा है। उस किताब में कहीं भी उन्होंने अपने मन की कोई बात नहीं लिखी है, बल्कि उस किताब में कोर्ट की वो प्रोसीडिंग लिखी गई है जो गोडसे के केस में चली थी। चूँकि जिस समय गोडसे को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कोई वकील नहीं मांगा नाथूराम ने। उन्होंने कहा कि मैं अपने केस की पैरवी खुद करूँगा। और नाथूराम ने साथ में ये भी कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट होगा, जो हम दस्तावेज होगा कोर्ट का, वो ऑथेंटिक होगा और भविष्य में कोई भी चाहे तो हमारे विचार को समझ सकता है। और इसी कारण से नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या के सारे कारण गिनाए हैं। उन्होंने शुरुआत में ही कहा है कि जिस प्रकार से शिशुपाल की हत्या श्री कृष्ण ने तब की जब 100 गलतियां वो कर चुके थे, 100वीं गलती के बाद शिशुपाल की हत्या कृष्ण ने की थी, तो मैंने भी महात्मा गांधी की हत्या 100वीं गलती पर की है। और उस पूरी किताब में जो उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा है कि वो 99 गलतियाँ क्या थी, वो 99 गलतियाँ उन्होंने कोर्ट में गिनाई हैं और बताया है कि ये 99 गलतियाँ देश के लिए घातक थी। गांधी जी प्रिय थे, गांधी जी का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश में भारतीयों की एकजुटता के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है, लेकिन उसकी आड़ में, उसकी कीमत के रूप में देश को हम बेच नहीं सकते, देश को हम गुलाम नहीं करा सकते, देश को हम आर्थिक स्थिति में बदतर नहीं कर सकते। अंतिम लाइन उन्होंने जो लिखी है वो ये है कि जब हम पाकिस्तान ने हम पर 1948 में हमला बोल दिया कबीलाइयों के माध्यम से कश्मीर पर, उस समय में महात्मा गांधी का दिल्ली के अंदर अनशन करना कि 40 करोड़ रुपया पाकिस्तान सरकार को दे दिया जाए। ये 40 करोड़ रुपया वो था जो कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय ये तय हुआ था कि इतनी राशि भारत सरकार पाकिस्तान को देगी। नाथूराम गोडसे का ये कहना था कि चूँकि अभी युद्ध का समय है, ये पैसा उन्हें ऊर्जा प्रदान करेगा, उनकी सेना को मजबूत करेगा और इससे उनको लाभ हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। इस समय इसकी जिद न की जाए। स्वयं पंडित नेहरू ने भी इनकार कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे जब गांधी ने तय कर लिया कि नहीं अब अनशन करेंगे और नाथूराम गोडसे समझ गए थे कि इसके अनशन के दबाव में सरकार झुक जाएगी और 40 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे देगी, पाकिस्तान आर्थिक रूप से संबल हो जाएगा, हमारे सैनिक जो जवान लड़ रहे हैं सेना पर, सीमा पर, उनके लिए, उनके विरुद्ध ये काम आएगा। और यही अंतिम कारण गिनाया है उन्हें नाथूराम गोडसे ने कि ये 100वीं गलती थी जिस पर मुझे गांधी की हत्या करनी पड़ी। वास्तव में गांधी की हत्या से वो सहमत खुद भी नहीं थे। वो जो बात शंकराचार्य कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी दम है। जो लोग किताब नहीं पढ़ पाए हैं, मैं भी उनसे कहूँगा कि किताब पढ़ना चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सुनी सुनाई बातों पे रहेंगे, तो कोई भी ना गांधी को समझ पाएगा ना गोडसे को भी। गांधी को भी समझना है तो गांधी के विचार को पढ़िए, गोडसे को समझना है तो गोडसे के विचार को समझिए। जब तक हम दोनों को समझेंगे नहीं, हम उसका तुलना नहीं कर सकते। हम किसी को अच्छा या किसी को बुरा कहने का हमें अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो शंकराचार्य ने जो बातें उठाई हैं, हालांकि ये बात उन्होंने बहुत बाद में उठाई और क्यों इस संदर्भ में अभी उठाया ये मेरे समझ में हो सकता है कि हाल में ही गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और उन्होंने कांग्रेस की एक सवाल पे जो टिप्पणियां आ रही थी उस पर उन्होंने कहा था कि गोडसे इस देश का भक्त था, इस देश का सपूत था, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं था। ये लाइन गिरिराज ने कही। मुझे लगता है कि शंकराचार्य से जब इस पर पूछा गया होगा तो उन्होंने इस बात को रखा है, क्योंकि अनावश्यक ना अभी गांधी जयंती है, ना कोई गोडसे की जो है फांसी का दिवस है। शंकराचार्य को इस पर बोलने की आवश्यकता शायद नहीं थी, लेकिन जो स्थिति है, मुझे लगता है पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री के उस सवाल पे पूछा होगा तो उन्होंने इस बात को कहा कि अगर आपको, और वास्तव उन्होंने बहुत सही बात कहा कि अगर आपको समझना है कि गांधी क्या है और गोडसे क्या है तो पहले गोडसे की किताब पढ़ो।
आलोचना करने की अपेक्षा। और उन्होंने विधिवत बताया कि किताब उपलब्ध है, प्रतिबंधित किताब है लेकिन उपलब्ध है। ये सही बात है, मिल जाती है, आराम से किताब मिलती है, तो पढ़ना चाहिए लोगों को। शंकराचार्य ने कोई गलत बात नहीं कही है और ना उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाने चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य को मैं मानता हूं कि आमतौर पर धर्माचार्य निष्पक्ष होते हैं। वो अपने धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करते हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर राजनीति धर्म को प्रभावित करती है, अगर राजनीति हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है, तो शंकराचार्य का बोलना भी सही है, क्योंकि उसी संस्कृति का वो हिस्सा है, उसका पार्ट है, उससे अलग होकर वो नहीं रह सकते हैं। तो अगर शंकराचार्य ने यह बात कही है तो बहुत ही व्यापक हित में कही है, और उन्होंने कहा है कि सहमति असहमति ये आपका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन सहमति असहमति से पहले है कि हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, अध्ययन के बिना बिल्कुल किसी एक पक्ष पे अपने विचार देना ये भी पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिकंदर जी, इस कार्यक्रम में आकर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। इसी के साथ खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।